नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अभी कुछ महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत अकेले दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त करने से करीब-करीब 32 सीटें दूर रह गई। लेकिन चूंकि एनडीए की कुल मिलाकर के सीटें 290 से ऊपर चली गई, इसलिए निरंतरता में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। अब 2 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और इस बीच 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा बदलाव हुआ। जो स्पेशल स्टेटस था, उसको खत्म किया गया, यानी 370 और 35 ए। और पिछले 5 वर्षों में वहाँ जो कुछ हुआ है, वो अब दुनिया के सामने है। आतंकवाद लगभग खत्म हुआ है, विकास की तरफ अग्रसर हुआ है, अलगाववादी खामोश पड़े हैं, पत्थरबाज गायब हो गए हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, जम्मू कश्मीर की नहीं। जम्मू कश्मीर पर एक अलग से शो कर भी चुके हैं, आगे भी करेंगे। वहां तो केवल एक चरण का मतदान 1 अक्टूबर को शेष है, 2 चरण का तो हो भी चुका है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव है, पहले ये भी 1 अक्टूबर को होने वाला था, पर अब 5 अक्टूबर को है और दोनों स्टेट की जो मतगणना है वो 8 अक्टूबर को होने वाली है। हरियाणा अपेक्षाकृत छोटा राज्य माना जाता है, जहां से लोकसभा की 10 सीटें आती हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की आंधी थी, तब 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 2019 में 10 की 10 जीत ली थी। सोनीपत और रोहतक भी जीत ली थी और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा भी चुनाव हार गए थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, उनमें पश्चिम बंगाल है, उनमें हरियाणा है, राजस्थान है, उनमें महाराष्ट्र है। कई ऐसे स्टेट हैं जहां 2019 के मुकाबले 2024 में भारतीय जनता पार्टी को चपत लगी है, उसको बहुत सारी सीटें गंवानी पड़ी हैं। और जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसके जो नतीजे आए, उसके आलोक में भी जब हम देखते हैं, तो हरियाणा का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। छोटा राज्य है, लेकिन देश की राजधानी के 3 तरफ है। और आप ये भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब राजनीतिक दलों को शक्ति प्रदर्शन करने होते हैं, भीड़ जुटानी होती हैं, तो सबसे नज़दीक अगर कोई सूबा है, तो वो हरियाणा है। और फाइनेंशियली भी महाराष्ट्र और हरियाणा 2 स्टेट ऐसे हैं जिन पर हर पार्टी, हर बड़ी पार्टी कब्जा रखना चाहती है, ताकि उसका जो कोष है वो फलता फूलता रहे। तो हरियाणा 10 साल बाद किस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बानगी तो हमें लोकसभा चुनाव में मिल गई थी। और मैं अपने जितने भी हरियाणा पर मेरे शो आए हैं, मैंने लगभग हर शो में ये बात कही है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा की और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार की। तो ये 4 गुना एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, जिसका सामना इस समय भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन किया है चुनाव से कुछ समय पहले, कि शायद इससे कुछ फर्क पड़ जाए। अभी कुमारी सैलजा का एक प्रकरण हुआ तो बीजेपी के लोग जो हैं वो इस चीज को लेकर के, इस संभावना को लेकर के ही उछल रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि अगर ये 21-22% दलित वोट कांग्रेस से छिटक जाए या इसमें से कुछ भी छिटक जाए, तो शायद उनका काम बन जाएगा। लेकिन अभी असंध की रैली में हमने देखा कि कुमारी सैलजा भी राहुल गांधी के साथ मंच पर विराजमान थी। उनके एक तरफ हुड्डा साहब बैठे थे, दूसरी तरफ सैलजा बैठी हुई थी। चौधरी वीरेंद्र सिंह से लेकर के उनकी पूरी लीडरशिप वहां पर मौजूद थी। तो आज साहब हम हरियाणा की जो जमीनी हकीकत है इस समय की, उस पर चर्चा करने वाले हैं। और एक हरियाणा में तो बहुत ही जाने पहचाने चेहरे हैं, डिजिटल पर भी और अपनी
प्रिंट जो पत्रकारिता की है, ठीक ठाक पत्रकारों में जिनकी गिनती होती है और ठीक ठाक अखबारों में ही जो काम करके अब अपना चैनल चला रहे हैं, धर्मेंद्र कुमारी के साथ हम जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हरियाणा का जो सियासी ऊंट है वो एक्चुअल में किस करवट बैठने जा रहा है। धर्मेंद्र, बहुत स्वागत है आपका ओशियन नेटवर्क पर। नमस्कार सर। आपका नमस्कार। काम बहुत ही उम्दा है और आपके दर्शक भी बहुत उम्दा हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जो जमीनी सच्चाई की जो हम बात कर रहे हैं उस सच्चाई को वो बर्दाश्त कर लेंगे। जी जी, क्यों नहीं बर्दाश्त करेंगे। आखिर 10 साल सरकार वहाँ बीजेपी की रही है और जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और जो दूसरे तमाम फैक्टर हैं वो अपनी जगह काम करेंगे। तो जो जी, वस्तु स्थिति है उसको एक्सेप्ट करके चलना चाहिए सभी को, और यही तो एक तो लोकतंत्र है और यही तो डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। जी हम एक शुरुआत से शुरू करते हैं सर। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में पहली बार सरकार बनाई थी, उससे पहले प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो किसी की अलाइंड पार्टी के रूप में काम करती थी। कभी 2 सीट आ गई, कभी 4 आ गई, कभी 10 आ गई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब देश में आए और पूरी देश में उनका डंका बज रहा था, तो उस लहर पे सवार होकर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी आ गई। उससे पहले हरियाणा के जो लोग थे वो उनको आदत थी देवीलाल परिवार को चुनने की, चौटाला परिवार को चुनने की, भजनलाल परिवार को चुनने की, बंसीलाल परिवार को चुनने की। उन्होंने 2014 में एक और लाल देखे जिनका नाम मनोहर लाल था, और वो सीधे सीधे देन थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और हरियाणा के लोगों ने एक फ्रेशनेस महसूस की, आइडिया के तौर पे भी और राजनीति के तौर पे भी, कि चलो एक नई पूरी पीढ़ी आ रही है। और उस 2014 की सरकार में ऐसा नहीं कि मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री के इकलौते दावेदार थे। उसमें कैप्टन अभिमन्यु थे, ओम प्रकाश धनखड़ थे, रामविलास शर्मा थे, कविता जैन थी। ये सारे लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। और जो लोगों ने, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था, उन्होंने हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए भी वोट दिया कि शायद हमारे किसी नेता का दाव लग जाएगा। लेकिन चूंकि बीजेपी में प्रधानमंत्री जी तय करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो उन्होंने अपने जो पुराने साथी हैं आरएसएस के, उनको मनोहर लाल जी को कमान सौंपी। और 2014 से लेके 2019 तक का अगर आप टर्म देखेंगे, तो वो सरकार, मैं किसी भी मायने में हरियाणा के लिए बुरी सरकार नहीं कह सकता सर। वो सरकार एक अच्छे आइडिया के साथ आई हुई सरकार थी। और उस सरकार के जो मंत्री थे, अगर मनोहर लाल कहीं कम भी पढ़ते, उनका प्रशासनिक अनुभव कहीं कम पड़ता था, तो उस सरकार को कभी कैप्टन अभिमन्यु थाम लिया करते थे, कभी धनखड़ जी थाम लिया करते थे, कभी रामविलास जी थाम लिया करते थे। तो 2014 से 2019 तक के टाइम पीरियड में किसी भी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी हरियाणा में पैदा नहीं हुई। इसीलिए 2019 के जब चुनाव आए, तो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हरियाणा के लोगों ने 10 की 10 सीटें दे दी। अब बात आती है जी 2019 के चुनाव की। 2019 के चुनाव में जो बड़े-बड़े लीडर्स थे बीजेपी के, वो सारे चुनाव हार गए या उनको चुनाव हरवा दिया गया। ये कॉन्सिक्वेंसी है। चूंकि कांग्रेस वाला कल्चर बीजेपी में नहीं है, इसलिए बीजेपी खबरें कम बाहर निकलती हैं कि ये कांड किया किसने, किसने उन लोगों को हरवाया। क्योंकि सारे मंत्री हार गए, केवल विज और मुख्यमंत्री जी 2 ही जीत पाए। तो उस सेशन में जो बीजेपी का वोट प्रतिशत गिरा, सीटें गिरी, लेकिन फिर भी वो 40 सीटें तो ले ही गई। कांग्रेस इस इतना उसका आत्मविश्वास गिर चुका था कांग्रेस का, कि वो लोग एक तो चुनाव में ये सोच ही नहीं डेवलप कर पाए कि हम चुनाव जीत सकते हैं। उन्होंने हारा हुआ मानकर ही 2019 का चुनाव लड़ा। और दो इस वजह से उनका कोटा सिस्टम लगा। 5-6 सीटें किरण चौधरी अपने कोटे से ले गई, कुछ कुलदीप बिश्नोई अपने कोटे से ले गए, कुछ शैलजा जी अपने कोटे से ले गए। जिनको जो सीटें बची उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बांट दिया। और वो लोग चुनाव, जनता बदलाव का थोड़ा थोड़ा मन बना रही थी, लेकिन चूंकि कांग्रेस में कॉन्फिडेंस ही नहीं था, इसलिए लोगों ने वोट दे दिया फिर से बीजेपी को। लेकिन इस बीच में एक नया खिलाड़ी मैदान में आ चुका था, और वो खिलाड़ी था दुष्यंत चौटाला। तो जितना एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट था,
उसमें से कुछ प्रतिशत जहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट बीजेपी को हरा रहा था वहां पे लोगों ने उनको वोट दे दिया, जहां पे जननायक जनता पार्टी का कैंडिडेट हरा रहा था वहां पे उन्होंने जनता पार्टी को वोट दे दिया, 10 सीट आ गई। लेकिन ये जो पूरी जो बीजेपी की 40 सीटों के अगेंस्ट 50 जितनी भी सीटें थी, ये जो सारे कैंडिडेट थे ये इसलिए जीते थे कि लोग बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते थे इन सीटों पे। लेकिन जो दुष्यंत चौटाला थे उनका प्रचार इतना एग्रेसिव था सर, वो ये चाहते थे, वो ऐसी बातें करते थे कि इनको जमुना पार भेज दूंगा मैं। और लोगों को उनकी एग्रेसिव रणनीति बहुत पसंद आ रही थी। उनको लग रहा था कि ये बंदा चौधरी देवीलाल की तरह कुछ करने आया है राजनीति में, मास लीडर के तौर पे वो उभरे। और उन्होंने 24 घंटे भी नहीं लगाए, जनता के खासकर जाट समुदाय के सेंटीमेंट के खिलाफ जाके बीजेपी से अलायंस कर लिया। और ये अलायंस ऐसा अलायंस था कि दूध में किसी ने नींबू का रस मिला दिया हो, ये दूध और पानी का अलायंस नहीं था सर। तो जिन लोगों ने उनको वोट दिया वो लोग एकदम से सदमे में आ गए। और आपको पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, यहाँ की जाट कम्युनिटी कोई बात अपने कलेजे में नहीं रख सकती, जो है वो उनके मुंह पे ही रहता है। तो उन्होंने पहले दिन से दुष्यंत को ये कहना शुरू कर दिया कि भाई ये गलत बात है, बहुत गलत बात तूने की है। दुष्यंत ने ये कहना शुरू किया कि चलो सरकार में शामिल होना मेरी मजबूरी है और मैं कम्युनिटी के लिए इससे कुछ करूंगा। लेकिन इसके बाद हरियाणा में सरकार बनी दुष्यंत चौटाला की और मनोहर लाल जी की गठबंधन वाली सरकार। ये जो 5 साल गुजरे हैं सर हरियाणा में, मुझे लगता है कि इस 5 साल में सरकार में बदलाव के लिए अमित शाह जी भी छटपटाए हैं, बहुत बार ऐसी खबरें भी आई हैं। और नरेंद्र मोदी जी भी कहीं ना कहीं अपने सीने पे पत्थर रखकर ये सब कुछ सहन करते रहे। और ये जो पिछले 5 साल हैं ये न केवल हरियाणा की जनता के लिए बहुत भारी पड़े हैं, ये मुझे लगता है बीजेपी के लिए भी बहुत भारी साल रहे हैं सर। जो हरियाणा आपने देखा होगा हमारा छोटा सा स्टेट है, लेकिन जब बात खेलों की आती है तो हम सबसे ज्यादा मेडल जीतते हैं। जब बात सेना की आती है तो हर 10वां सैनिक हमारा होता है। जब बात रोजगार की आती है तो हम कहते हैं हमारे यहाँ इंडस्ट्री का हब बन गया है, गुड़गांव जैसी साइबर सिटी हो रही है। हर किसी मायने में भी छोटा स्टेट होते हुए भी हमने हर चीज में बड़ा करके दिखाया है, हमेशा बड़ा करके दिखाया है। लेकिन इन पिछले 5 साल में हरियाणा की दुर्गति हो गई सर। आप पानीपत जैसे इंडस्ट्रियल एरिया की अगर सड़कें भी देखने चले जाएंगे आप, तो बीजेपी का भी आदमी ये शर्म से सिर झुक जाएगा कि सरकार ने इंडस्ट्री को कोई सुविधाएं नहीं दी। सबसे बड़ा आप ये देखिए, राजस्थान का नाम बेरोजगारी में नंबर 1 कभी होता था, अब पिछले 4-5 साल से बेरोजगारी के इंडेक्स में हरियाणा नंबर 1 पे खड़ा है सर। और एक जो कोएलिशन गवर्नमेंट की जो कीमत होती है वो कीमत वसूली जा रही थी सर। और हरियाणा में करप्शन का जो मुद्दा है वो इतना बड़ा मुद्दा है कि अगर आप किसी रेडी वाले से भी पूछेंगे तो वो भी कह देगा कि बिकाऊ है, सारा सिस्टम बिक गया है, सारे रोड टूटे पड़े हैं सर हरियाणा के। ये बताइए जी, ये ज़हनी तौर पर जो जाट कम्युनिटी है हरियाणा की, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों है? अगर इसलिए कि 2014 में गैर जाट को मुख्यमंत्री बना दिया या कुछ और कारण? ये तो सर और एक्चुअली दो बीजेपी। 2019 में जिनका आपने जिक्र किया कि इनके जो टॉल लीडर्स थे वो सब चुनाव हार गए, उनमें जाट कम्युनिटी से आने वाले कैप्टन अभिमन्यु से लेकर के ओम प्रकाश धनखड़ और कई दूसरे चेहरे, ओम प्रकाश बराला भी, सब चुनाव हारे। तो जाट वोट नहीं मिले थे, जाटों की नाराजगी थी, कुछ और घटनाक्रम हो गए थे 2016 में, जाट आरक्षण का आंदोलन, कुछ आगजनी, कुछ दूसरी चीजें, उसने भी कुछ काम किया पर्दे के पीछे से, या आखिर कारण क्या है कि बीजेपी के खिलाफ जाट हो गए? और फिर हमने वो 13 महीने का आंदोलन भी देखा, उसके बाद भी कुछ घटनाएं देखी, और अभी विनेश फोगाट प्रकरण, ये सारा कुछ। तो एक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत कुछ चीजें डिजाइन की हैं इस चुनाव के लिए। आप सहमत हैं या असहमत नहीं, हैं? नहीं सर, कांग्रेस के पास इतना दिमाग नहीं होता सर, वो इतना लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं करती है। कांग्रेस तो उसमें उन लोगों में से है कि
हमारा घर तो जलेगा, मुझसे कभी आंख हो जाएंगी। कांग्रेस कभी इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं करती सर, क्योंकि वो कांग्रेस एक आदमी की नहीं है। कांग्रेस में भी हजारों कांग्रेस हैं, सैकड़ों कांग्रेस हैं सर। आप ये देखिएगा कि हर कांग्रेस के कैंडिडेट को हराने के लिए भी 20-30 कांग्रेसी लगे हुए। बीजेपी से नहीं हारती कांग्रेस, कांग्रेस खुद से ही हारती है। जब 2014 में 7 सीटें आई और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, हरियाणा में बदलाव आया, तब वो बदलाव जाट वोटों की वजह से आया था सर। तब जाट बड़ी संख्या में नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था। आज भी जाटों का एक बहुत बड़ी संख्या नरेंद्र मोदी जी को पसंद करती है। दो तरह के जाट हरियाणा में कहे जाते हैं सर, एक होते हैं डिफाइंड जाट और एक होते हैं रिफाइंड जाट। तो जो रिफाइंड जाट है कहते हैं वो बीजेपी को वोट देते हैं, डिफाइंड जाट नहीं देते। कास्ट पॉलिटिक्स हरियाणा में इससे पहले किसी ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था सर। बीजेपी को यह लगा कि हम कास्ट पॉलिटिक्स को हरियाणा में गहरे से उतार सकते हैं। एक ऐसी कम्युनिटी जो डोमिनेट करती है हरियाणा को, जिसका संख्या बल ज्यादा है, हम उसके खिलाफ बाकी जातियों को खड़ी कर देते हैं। ये बीजेपी का मूलतः आइडिया था सर। हरियाणा में कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग सरकार में शामिल हो गए थे इर्द गिर्द मुख्यमंत्री के, जिन्होंने उनको ये बताया कि इस पे हम लंबे समय तक राज कर सकते हैं। उन्हीं की परिणति हरियाणा में फिर आपने देखा होगा किस किस तरह के वो चीजें, मतलब हरियाणा के इतिहास में याद करने लायक चीजें नहीं है। वो एक खुशहाल एक छोटे से प्रदेश के लिए बदनुमा दाग की तरह है सर। वो सारी चीजें उनको रिपीट करना भी नहीं चाहता, वो दुखद अध्याय है। बीजेपी के बोए हुए बीज थे सर वो। कांग्रेस के पास इतना दिमाग कहां से लाएंगे कांग्रेस की हम ये प्लानिंग कर दें। कांग्रेस में तो लास्ट टाइम तक टिकट कंफर्म नहीं होती सर लोगों की। आपने देखा होगा 90 टिकटें बांटने के लिए राहुल गांधी के पास 90 मिनट भी नहीं थी, अमेरिका भाग गए थे वो। तो वो तो ये तो भला हो इन कांग्रेसियों का, इन्होंने आपस में बैठ बांट के टिकट बांट ली। तो बीजेपी की तरह बीजेपी में एक संगठन है सर। बीजेपी का कार्यकर्ता सूचना आई सोचना बंद के फॉर्मूले पे काम करता है। कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं करता। कांग्रेस का कैंडिडेट की अपना एक विजन है, अपना एक दिमाग है, और वो दूसरों को निपटाने के लिए चुनाव लड़ता है या लड़ाता है। बीजेपी में जिला अध्यक्ष हैं, कार्यालय अध्यक्ष हैं, पन्ना प्रमुख है, सब कुछ है। आप ये देखिए कि 5-5 मुकाबला रहा है बीजेपी और कांग्रेस का लोकसभा में, और इनका तो कोई जिला अध्यक्ष भी नहीं है, पन्ना प्रमुख तो छोड़ ही दीजिए। कांग्रेस का तो पिछले 10 साल से प्रदेश में संगठन ही नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस का मतलब है हुडा कांग्रेस या सेलजा कांग्रेस। लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव में क्या फर्क आया, 2024 का जो चुनाव है, 10 से वो लोग 5 पे आ गए और वो लोग 0 से 5 पे चले गए। वोट प्रतिशत ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग बराबर है, लेकिन बीजेपी ने लूज कर दिया सर। उस लूज के साथ कॉन्फिडेंस भी लूज कर दिया, और कांग्रेस ने वो कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया। दूसरा, ये चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ रही है, लोग कांग्रेस नहीं जीत रही सर। लोग बीजेपी से थक गए, परेशान हो गए। वो सुविधाएं चाहते हैं सर। वो कास्ट पॉलिटिक्स के भरोसे नहीं बैठना चाहते कि हमने जी फलाना जाति का इलाज कर दिया है इसलिए आप हमें दो। सर आप मेरे घर में जब छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं ना सर, जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के रोहतक के, और साथ में एक सड़क और है, उनकी सड़क दोनों में सीवरेज लाइन एक साथ डली है, 3 महीने हो चुके हैं। वो एक जो जिला अध्यक्ष वाला टुकड़ा है वो बनाया जा चुका है सर, और जो सबसे लंबी सड़क है वो किसी ने आज तक नहीं बनाई है। और आप हरियाणा के रूरल एरिया में कहीं चले जाइए सर, सेक्टर 1 आप तो रहे हैं, आपने तो बहुत हरियाणा देखा है। रोहतक की सड़कों का जो हाल आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब पानी का, सीवरेज का, गंदगी का, इन लोगों ने काम नहीं किया सर। अगर ये लोग काम करते, अगर जनता की दुख और तकलीफें कम करते, कास्ट पॉलिटिक्स करते रहते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन ये लोग हार रहे हैं अपनी नाकामियों की वजह से। हर बार कोई नरेंद्र मोदी आके थोड़ी बचाएगा सर इनको। नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी हर चुनाव नहीं जिता सकते हैं, और वो राज्य की लीडरशिप को इवॉल्व होना पड़ता है। होना बहरहाल, पड़ता है। ये बताइए कि लगातार ये बातें चलती हैं, हरियाणा के भीतर भी चलती हैं, हरियाणा के बाहर भी चलती हैं, जहाँ बैठा हूँ दिल्ली में यहाँ भी चलती हैं, कि साहब जाट नॉन जाट पॉलिटिक्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाती है। ये जो एक लगातार चर्चाएं इस बार भी चलाने की कोशिश हो रही है, हालांकि जो जमीन से सूचनाएं मिल रही हैं वो थोड़ी फर्क है,
लेकिन चूंकि आप जमीन पर है तो आप बिल्कुल सही रिपोर्ट देंगे दर्शकों को। ये जो कहा जा रहा है कि चूंकि कांग्रेस ने इस बार फिर जाट कार्ड खेला है, विनेश फोगाट को जिस तरीके से सम्मान दिया गया, एयरपोर्ट से दीपेंद्र हुड्डा लेकर के बलाली तक लेकर के गए, एक खापों को एकजुट किया गया, रोहतक में नांदल भवन में एक फंक्शन करके उसको गोल्ड मेडल, तमाम मतलब एक ये किया गया कि अगर कहीं जाट बटा हुआ है तो एकजुट हो जाए हुड्डा फैमिली के पीछे और कांग्रेस फैमिली के पीछे। और तर्क ये दिया जा रहा है कि चूंकि जाटों को एकजुट किया गया है तो इसका रिवर्स हो रहा है और जो अदर कास्ट हैं, नॉन जाट हैं, वो अब फिर से यूनाइट हो गए भारतीय जनता पार्टी के पीछे। इसमें कितनी सच्चाई है और जमीन पर क्या ये दिखाई दे रहा है या ये सब हवा हवाई है? ये जो मैसेज है सर, ये एक्चुअली में बीजेपी के प्रचार तंत्र का ही एक हिस्सा है। एक्चुअली में अगर आप लोकसभा चुनाव के परिणाम देखेंगे तो अब मोटा मोटा ये हरियाणा में एक ग्राफ सा बन चुका है कि अधिकतर जाट समुदाय, ज्यादातर हिस्सा, और एससी कम्युनिटी में चमार समुदाय का ज्यादातर हिस्सा आज कांग्रेस के साथ अलाइंड है सर। और ओबीसी का जो हिस्सा है उसमें से जो अति पिछड़े हैं उनको छोड़ दें तो यादव, सैनी, ये बिरादरी आज बीजेपी के साथ हैं, प्लस में पंजाबी वोटर बीजेपी के साथ। तो ये मोटा मोटा सब दो हिस्से हैं। लेकिन इसमें भी आप एक फर्क देखिए, मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं, लेकिन रोहतक और झज्जर में जो सैनी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उन्होंने इस चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को वोट किया है। वो 5 साल तो उनको फॉर्मूला काफी, अगर आप नॉन जाट के फॉर्मूले को भी, अगर चौधरी भजनलाल वाले समय को भी सोचेंगे तो उस फॉर्मूले को भी ज्यादातर जो हिस्सा है उसका फायदा है वो पंजाबी समुदाय उठाता था सर। लेकिन अब का जो वो है कि सैनी समुदाय तो मान लो वोट दे देगा नायब सैनी जी के नाम पे, पर नायब सैनी जी खुद एक मुख्यमंत्री के रूप में एक पपेट साबित हुए हैं सर। वो जितना भी कार्यकाल उनको मिला उस दौरान कहते हैं कि उनके ट्रांसफर ऑर्डर भी सामान्य से वो भी कहीं और से साइन होके आते थे, ऐसा लोगों में संकेत गया, ऐसी लोगों में बातें गई। तो वो जो फायदा उठा सकते थे उन चीजों का, देखिए आप अगर दाल खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो साल के 365 दिन दाल नहीं खाई जा सकती सर। थोड़ा सा कभी चटनी रोटी चाहिएगी, कभी मटर पनीर चाहिएगा, विविधताएं चाहिए हैं। तो कास्ट पॉलिटिक्स नाम की जो चीज है बीजेपी रोज नहीं खिला सकती हरियाणा में सबको। डेवलपमेंट चाहिए सर। किसान आंदोलन जो 13 महीने तो जो किसान आंदोलन का है, और हरियाणा के जो 13 जिले जिनमें आज भी भयंकर उसका असर दिखाई देता है, उसकी कोई काट बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी कभी भी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दे सकती सर, वो नहीं दे सकते, मजबूरी है उनकी। कांग्रेस ये वादा कर सकती है सर। 3 लाख कर्मचारियों के परिवार हैं, 4 लाख, 4 वोट भी लगाइए, 12 लाख लोग हैं, बहुत डिसाइडिंग एक आंकड़ा है सर। 10 साल बीजेपी की सरकार रही, इन्होंने कहा हम बिना पर्ची खर्ची के हमने नौकरियां दी हैं। दी कितनी सर? उंगलियों पे गिनने लायक नौकरियां ये दे पाए। कोर्टों में ही खड़ी रही सरकार। 2 लाख सैंक्शनड पोस्ट खाली पड़ी हैं जी हरियाणा में, और बेरोजगारी में हरियाणा लगातार नंबर 1 चला रहा है। तो ये कास्ट पॉलिटिक्स से ये मुद्दा हटके ये मुद्दा शिफ्ट हो गया जरूरतों पे, जिंदगी की जरूरतों पे सर। अग्निवीर आप हरियाणा में, आपको तो आपसे बेहतर कौन हरियाणा जानेगा सर। सुबह जब आप जाते थे तो आपको सड़कों पे लोग, बच्चे दौड़ते हुए मिलते थे। अब आप जाइए, हरियाणा के बच्चे सुबह नहीं सड़कों पे दौड़ते, वो नहीं लगना चाहते अग्निवीर। तो इशू ज्यादा है सर। कास्ट जब याद थी जब इश्यूज नहीं थे। अब ये चुनाव पूरा इश्यू बेस है। लोगों को पीने का साफ पानी चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, कर्मचारी, सरपंच सर आप देखिए, हरियाणा गांव का, देहात और शहर का कॉन्सेप्ट था। जो ये जाट नॉन जाट करते हैं, ये किसी जमाने में देहात और शहर होता था जिसको चौधरी छोटू राम और पंडित श्री राम शर्मा मिलके एक दूसरे के अपोजिट काम करते थे। अब देहात की क्या पोजीशन है? 6441 सरपंच चुने जाते हैं सर। सारे सरपंचों के इन्होंने डंडे मरवाए अपनी सनक में, बस ऐसे ही। वो कह रहे थे कि आप हमारा पंचायती राज मत खत्म करिए, इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो आपको बस नाम का छोड़ेंगे। इवन बेईमान घोषित किया सारे सरपंचों को।
हो सकते हैं कोई सरपंच बेईमान है, पूरा हरियाणा बेईमान नहीं है सर। हर नेता को लगता है कि सारे लोग बेईमान हैं, जो कि नेता खुद को देखते हैं सिर्फ इस बारे में। आम आदमी तो फिर भी ठीक है सर, चाहे वो किसी को वोट दे, हरियाणा हो देश का आम आदमी फिर भी मेहनत करके रोटी खाता है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर। इन्होंने कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिसको चुभो ही ना हो, जिसको तंग ना किया हो, परेशान नहीं किया हो। और दूसरा सबसे बड़ी, ये डिजिटल जो बनाने के चक्कर में हरियाणा का इनका बहुत बड़ा नुकसान इसमें हुआ सर। ये प्रॉपर्टी आईडी लेके आए और आप हैरान होंगे सर, मेरे पास भी मेरे नाम पे भी किसी पड़ोसी की दुकान चढ़ी हुई है जो मैंने नहीं खरीदी। और नगर निगम से फोन आते हैं कि आप अपनी दुकान आके है ना इसको अपना वो कागज पूरे करवा लीजिए। मैंने कहा मेरी दुकान है ही नहीं, जब मैं कैसे कागज पूरे, मेरे पड़ोसी की दुकान है जी, मेरे नाम चढ़ा दी। आप हर घर में एक ऐसा आदमी मिलेगा आपको जिसका फैमिली आईडी में या तो उम्र की गड़बड़ है, या आप 2 साल की बच्ची है उसकी इनकम इन्होंने 2 लाख दिखा दी सर। अब 2 साल की बच्ची, उसके चक्कर में उसके दादा की पेंशन नहीं बन रही, बताओ। बुजुर्गों को इतना परेशान किया जी, बुजुर्गों की जिसकी बेचारे की 18,000 रुपए आमदनी साल की, उसकी दिखा दी 1,80,000, 2,80,000, और वो पेंशन के लिए चक्कर काटे हैं उन्होंने। तो डिजिटल बनाने के चक्कर में डिजिटल कबाड़ हो गया जी हरियाणा में। 35 लाख से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग है, ऐसा रिपोर्ट बताती है। और ऊपर से गलती मानी नहीं, बुजुर्ग कह रहा है जी मैं देखो जी मैं 60 का हो गया जी, मैं 65 का हो गया जी, ये कह रहे नहीं नहीं हमारे रिकॉर्ड में तो आप 45 के हो, बताओ क्या करोगे। तो उन सारी शिकायतों का अंबार, वो जो गुस्सा है सर, वो धीरे धीरे अब तो वो गुस्सा उस लेवल पे आ गया है कि ये तो, जब लोकसभा चुनाव थे तो मोदी जी को लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री, बहुत बड़ा हिस्सा हरियाणा का देखना चाहता था। 5 तो उस प्रेम में दे दी सर इनको, वो भी नहीं आनी थी इनकी 5। और ये जो कुछ जमूरे जो है उछल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, गोगी कुछ कह रहा है, उधर फरीदाबाद से कुछ सुर सुनने को मिल रहे हैं, मेवात से किसी ने कह दिया कि मैं सबको जानता पहचानता हूँ, सरकार आने दो, मेवात छोड़ के भाग जाओगे, हरियाणा छोड़ के भाग जाओगे। ये जो इस तरह की चीज़ें शुरू हुई हैं, हालांकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सामने आना पड़ा, बयान जारी करना पड़ा। जाहिर है कुछ अति उत्साह होगा और लोगों को, वो कहते हैं ना कि सूंग आनी शुरू हो जाती है, तो ऐसे लोग जो है सबसे पहले उछलना शुरू होते हैं। तो ये चीज़ें डैमेज करेंगी या डैमेज कंट्रोल कर लिया गया? ये जो चीजें हैं सर, ये जो जमूरे जिनका नाम लिया है, ये सारे लोग चुनाव हार रहे हैं। ये सिर्फ किसी तरीके से लोगों चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ जाओ। इनकी हालत खराब है तीनों चारों की, जिनके ये बयान आए हैं। ये चुनाव नहीं जीत रहे, तो ये तो किसी तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं। और शमशेर सिंह गोगी थोड़ा सा शैलजा ग्रुप के लीडर माने जाते हैं, तो उनके बयानों को तो ऐसे समझा गया कि ये एक रणनीति का भी हिस्सा होता है। कांग्रेस को किसी बाहरी व्यक्ति के दुश्मनों की जरूरत नहीं है सर, कांग्रेस को बीजेपी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस तो खुद ही निपटा देगी खुद को। कांग्रेस में खुद के दुश्मन इतने ज्यादा हैं, उनको बीजेपी की परवाह नहीं, बीजेपी से तो लड़ लेंगे कांग्रेसी। अब भी ऐसा नहीं है कि लोग कांग्रेस के प्रति मरे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है सर। हरियाणा में लोग जिस कांग्रेस को उन्होंने 10 साल पहले सत्ता से 15 सीट देके बाहर किया था इतनी बुरी तरीके से, उनको मजबूरी में उसी कांग्रेस को पकड़ के लाना पड़ रहा है, क्योंकि जो उसके बाद जो लोग आए वो उनसे भी बुरे थे। तो ये जो सत्ता के एंटी इनकम्बेंसी इतने बड़े पैमाने पे हरियाणा में दिख रही है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी का कुशासन है सर। ये सुशासन दिवस मनाते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जो पिछले 5 साल तो बहुत ही कष्टकारी गुजरे हरियाणा के लिए। जिन दिनों मैं दिल्ली में अमर उजाला में नेशनल ब्यूरो में काम करता था, तो लोकसभा, एआईसीसी, होम मिनिस्ट्री वगैरह कवर करता था। और चूंकि उस समय मोहसिना किदवई हरियाणा की प्रभारी महासचिव हुआ करती थी, तो उनके यहाँ पंचायतें लगती थी। अभी पता लगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1.5 घंटा बैठ करके गए हैं, और उसके तुरंत बाद जो है पता लगा कि भजन लाल घुस गए हैं। और उसके बाद हमारा नंबर आता था पत्रकारों का, तो हम मोहसिना जी की चाय पीते थे और हरियाणा पे क्या हुआ है, क्या बात हुई है, किसने क्या कहा है, उसको निकालने की कोशिश करते थे। तो लिटररी
मोहसिना जी कहती थी कि तौबा तौबा, हरियाणा वालों से बचा दो। तो ये जो गुटबाजी है जिसकी चर्चा आपने भी की है, और हम तो बरसों से, दशकों से देखते आ रहे हैं। बंसीलाल और भजनलाल की हुआ करती थी, फिर बंसीलाल किनारे हो गए तो भजनलाल और हुड्डा की शुरू हो गई, फिर भजनलाल भी निकल गए, जनहित कांग्रेस बना ली, तो फिर हुड्डा और जो दूसरे ग्रुप थे उनकी शुरू हो गई। अभी किरण चौधरी कुछ महीने पहले जो है वो निकल ली और हुड्डा को गाली देते हुए निकल रही हैं। इसी तरीके से अशोक तंवर हो, चाहे आपकी शैलजा हो, एक सतत संघर्ष जो है वो चल रहा है। और अभी जो शैलजा प्रकरण हुआ था कुछ दिन पहले, वो चूंकि 13 सितंबर के बाद अपने घर बैठ गई थी, तो बीजेपी आईटी सेल इतनी उत्साहित हो गई कि उनके बारे में तमाम तरह की चीजें उन्होंने चलानी शुरू कर दी। कुछ रातों को 10-5 आदमी कहीं बैठ करके कोई चर्चा कर रहे हैं, उसका वीडियो वायरल कर दिया, और तमाम तरह की बातें कि साहब हम तो मायावती की पार्टी को वोट दे देंगे, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। जमीन पर क्या चल रहा है, और चूंकि शैलजा फिर से अब आ गई हैं, ठीक है, उन्होंने नेशनल मीडिया में भी स्वीकार किया है कि नाराजगी है, लेकिन मेरी रगों में पार्टी का खून है। मैं एक अनुशासित सिपाही ही हूँ, मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूँ जैसी कि चर्चाएं हैं और तमाम तरह की चीज़ें बढ़ाई जा रही थी, फैलाई जा रही थी, ताकि राजनीतिक फायदा पहुंचाया जाए भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को नुकसान किया जाए। पर चूंकि शैलजा आ गई हैं मंच पर, तो अब क्या मैसेज चला गया है लोगों को, थोड़ा बहुत उनकी बिरादरी के लोग, उनके समुदाय के लोग नाराज भी होंगे, तो वो उसकी भरपाई हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी को शैलजा ने एक झटका दे दिया धीरे से। देखिए सर, बीजेपी की जो आईटी सेल जो उत्साह में थी, वो उनका फर्ज बनता है ऐसा करना ना, क्योंकि जब बंदा ढूंढ रहा हो तो वो कुछ भी पकड़ लेता है, पत्ते तक पकड़ने की कोशिश करता है, तो उनकी कोई उसमें दोष नहीं है। लेकिन आप हरियाणा कांग्रेस को देखें तो अब तक की पिछले 20-25 साल की जो गुटबाजी इनकी है, उसमें न्यूनतम स्तर पे है आज के दिन वो, क्योंकि जितने भी धड़े थे वो सब निबट चुके हैं। राव इंद्रजीत चले गए, अशोक तंवर चले गए, किरण चौधरी चली गई, जितने बड़े ने, चौधरी धर्मवीर सिंह चले गए, तो अब तो केवल ये जो गुटबाजी है ये शैलजा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दो ही लोगों में रह गई है। तो पहले तो इसके अलावा बहुत सारे सिरे थे। रणदीप सुरजेवाला ऑलमोस्ट निपट चुके हैं सर। उनके मन में मेरे ख्याल से उनको किसी प्रकार का, वो उनके बेटे को एक टिकट दे दी, वो राहुल गांधी का एहसान है। बाकी रणदीप सुरजेवाला इस चुनाव में कहीं नहीं है। कैप्टन अजय यादव को भी निपटा दिया। अब उनके बेटे को टिकट मिल गई जी, बस इतना ही है। तो ये अब शैलजा जी भी की कितना 84 के करीबन टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों को मिली है। तो ये गुटबाजी तो बिल्कुल मतलब न्यूनतम स्तर पे है। लेकिन अगर आप शैलजा जी की बात करें, चौधरी दलवीर सिंह उनके पिताजी थे, और चूंकि हरियाणा के बाहर के लोग उनके बारे में जानते नहीं, हरियाणा में अगर कोई सबसे पुराना कांग्रेसी परिवार है तो उनमें से चौधरी दलवीर सिंह का परिवार भी आता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार भी आता है, चौधरी दलवीर सिंह। और ये बात तय है कि कभी जीवन में ये बातें तो उठी होंगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नई पार्टी बना लेंगे, पीछे उड़ी थी ऐसी बातें, लेकिन आज तक चौधरी दलवीर सिंह या उनकी बेटी के बारे में कभी इस तरह की बात नहीं उठती सर। शैलजा जी कांग्रेस की समर्पित सिपाही हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, और गांधी परिवार की इनसे लॉयल व्यक्ति नहीं मिलेगा हरियाणा में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी जो जगह बनाई है सर, वो लड़ झगड़ के बनाई है, वो परिश्रम किया है उन्होंने, 10 साल बीजेपी के खिलाफ लड़ते रहे हैं। शैलजा जी की दिक्कत यह है कि शैलजा जी सड़कों पे संघर्ष नहीं करती आके, उनका जो संघर्ष है वो ड्राइंग रूम तक सिमट के रह जाता है। ये दोनों में बेसिक फर्क है सर। रही बात वोटर की, तो शैलजा जी का जो सीएम बनने का सपना है सर, वो मरा नहीं है। सबको पता है कि सीएम कैसे बनते हैं कांग्रेस में मेजोरिटी आने के बाद। तो शैलजा जी का जो सपना है वो आज भी उनके समर्थकों में, उनकी कम्युनिटी के लोगों में जिंदा है। उनको लग रहा है कि क्या पता दाव लग जाए, और इस चक्कर में वो उनके साथ अलाइंड हैं सर। और उदयभान जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी उन्हीं की कमेटी, उनसे आते हैं। मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन है गीता बुक्कल जी, वो भी उन्हीं कमेटी की आती हैं। और ये संविधान के मसले पे जो लोकसभा चुनाव में जो अलाइंड हुआ था सर,
ये वोट कांग्रेस से छिटकेगा भी, तब भी ये वोट बीजेपी को नहीं जा रहा जी। इसीलिए बीजेपी ने कहते हैं कि दूसरी रणनीति अपनाते हुए इनेलो और बसपा का गठबंधन करवाया, आजाद और दुष्यंत का गठबंधन करवाया, लेकिन उन लोगों को मेजर चंक्स जा ही नहीं रहा, ऑलरेडी वो डिस्क्रेडिट है इस वजह से। तो मुकाबला तो आज भी बीजेपी में और कांग्रेस में सीधा सीधा बायोपोलर चुनाव है सर, ये अधिकतर सीटों पे 2004 में या दे रहे हैं कांग्रेस को। 2004 में जब कांग्रेस की 67 सीटें आई थी और भजन लाल प्रदेश अध्यक्ष थे, तो गोल्फ कोर्स में वो अलग मीटिंग कर रहे थे और जनार्दन द्विवेदी उस समय कांग्रेस के प्रभारी थे, वो तालकटोरा स्टेडियम में विधायक दल का नेता चुन रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। तो 47 विधायकों के बल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता चुन लिया गया और ये 20-21 एमएलए को लेकर के गोल्फ कोर्स में बैठे हुए थे, जिनमें वो अनीता यादव वगैरह भी सब थे, लेकिन बाद में उन्होंने पलटी मारी जैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुने गए। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कांग्रेस के भीतर जिसके पास एमएलए ज्यादा होते हैं वही चीफ मिनिस्टर बनता है, और उसमें तो भूपेंद्र हुड्डा एक बार फिर टिकट बंटवारे में बाजी मार चुके हैं। अब आते हैं अंतिम चरण में। मोटे तौर पर अगर हम अलग अलग बेल्ट की बात करें, एक आपका हाईवे बेल्ट, एक आपका जाट बेल्ट जिसको कहते हैं, एक फिर आपका अहीरवाल, और जो ऊपर लगता हुआ इलाका है पंजाब से और नीचे राजस्थान से। क्या लग रहा है, जाट बेल्ट में तो जाहिर है कांग्रेस का अपर हैंड रहने ही वाला है, और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत माना जाता रहा हाईवे बेल्ट, इसके आसपास की सीटें, वहां क्या स्थिति है? जाट बेल्ट भी बताइए और ये हाईवे बेल्ट भी बताइए, फिर ऊपर की चर्चा करते हुए समग्रता में बताइएगा कि आप लोगों ने जो आकलन किया है, जो फीडबैक लिया है अलग अलग जिलों से, अलग अलग सीटों का, क्या लग रहा है इस समय की सिचुएशन क्या है? कांग्रेस कहाँ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है? देखिए सर, जिस दिन ये टिकट वितरण हुए, फार्म नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, उस दिन जो कांग्रेस है वो 70 से ज्यादा सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही थी और वो लोग बहुत खुश थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुकाबले बने और चुनाव जैसे लड़े जाते हैं वैसे लड़े जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पास दो एरियाज थे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, जिन्होंने 2019 में उनकी सरकार बनाने में मदद की। एक अहिरवाल का इलाका और एक जीटी रोड बेल्ट का इलाका। सर, आज अहिरवाल की 11 सीटों में से 7 सीटें सीधे सीधे बीजेपी लूट करती हुई दिखाई दे रही है। तो अहिरवाल खिसक गया सर उनके हाथ से। अगर 10 एक दिन और मिल जाते तो लोकसभा चुनाव में राव इंद्रजीत भी चुनाव हारने वाले थे सर। आज उनकी बेटी अटेली से आरती राव, उनका चुनाव इतना बुरी तरीके से फंसा हुआ है कि राव इंद्रजीत ने जिंदगी में कभी इतना समय अपने एरिया में नहीं दिया जितना अब देना पड़ रहा है। उनका चुनाव जब फंस रहा है, इसका मतलब यह कि अहिरवाल उनके हाथ से अब निकल चुका है। उसमें बहुत टफ मुकाबले हैं सर। कोसली से दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीत गए इस बार, जबकि कोसली हराता था उनको। जी तो हाँ। कोसली से लेके हर जगह पे मुकाबले हैं सर। पुराने रोहतक की 14 सीटें हैं सर। कोसली नहीं तो हरवा दिया था 2019 में। हाँ, पुराने रोहतक की 14 सीटें हैं सर। 12 सीटें क्लियरली कांग्रेस जीत रही है जी। आज के दिन मुकाबले हैं कई जगह पे अच्छे, लेकिन धीरे धीरे वो सारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चौधर के नाम पे उनको ही वोट देंगे। पुराने हिसार की 27 सीट है सर, 20 सीट कांग्रेस जीतेगी। जींद की 5 सीट है सर, 3 सीट कांग्रेस आज के दिन जीत रही है। 2 पे मुकाबले, उनमें से भी एक निकाल लेगी। कैथल, पूरा जीटी रोड बेल्ट सर, अगर इन्होंने करनाल सीट जीती है तो उन्होंने अंबाला की 9 की 9 लोकसभा में जीत दर्ज की है सर। अंबाला की अधिकतर सीटें आज भी अनिल विज वाली सीट को छोड़ के, जहां पे अगर चित्रा सरवारा की टिकट नहीं कटती तो इस बार अनिल विज भी हार रहे थे जी। यही बताया वो हार रहे थे क्योंकि वो गब्बर गब्बर करते रहे, काम कोई गब्बर वाला किया नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और नहीं, कुछ लोगों का तो ये कहना है कि अभी भी वो लेडी जीत सकती है और अनिल विज हार जीत सकती सकते हैं। हैं, जीत सकती हैं जी।
बिल्कुल ऐसी ही रिपोर्ट है। मैं अम्बाड़ा गया हूं, उनके पीछे टिकट कटने के बाद एक सिंपैथी की लहर हो रही है लोगों में कि इसकी टिकट कटवाई गई है। तो वहां पे इस बार माहौल कुछ अलग सा है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है सर कि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड थे बीजेपी के, जिन्होंने 2019 में सत्ता लाने में मदद की, वो जीटी रोड बेल्ट और वो अहिरवाल, वहां भी आधी आधी सीटों पे कांग्रेस उनको डेंट कर रही है। बीजेपी हरियाणा में चुनाव तभी जीतती है सर जब मुकाबला त्रिकोणीय बने। आमने सामने की लड़ाई में बीजेपी नहीं जीत पाती। और अभी बीजेपी के लिए प्रॉब्लम की बात यह है कि 15-16 सीटों को छोड़ के कहीं भी त्रिकोणीय मुकाबले हरियाणा में नहीं है, सीधा आमने सामने के मुकाबले। और अगर ओवरऑल मैं इसको कंक्लूड करूं बात को, अगर खराब से खराब चुनाव कांग्रेस लड़े, सारी गलतियां करे, खूब मतलब जितनी गलतियां की जा सकती हैं उतनी भी करें, तब भी कांग्रेस ही क्या उन सीट जीत रही है सर। कांग्रेस की सरकार आ रही है, लोग बीजेपी को तीसरी बार मौका नहीं दे रहे। बीजेपी का सिर्फ सारा चुनाव का फोकस इस बात पे है कि कुछ हिस्सा कांग्रेस के वोटों का कट करके इनेलो बसपा को चला जाए, या कहीं निर्दलीय खड़ा है तो उसको चला जाए। उस सूरत में बीजेपी चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकती है, लेकिन फिर भी नायब सैनी के चेहरे पे या काम के आधार पे वो चुनाव जीतने की पोजीशन में नहीं है सर। इवन लाडवा से नायब सैनी जी का खुद का चुनाव फंसा हुआ है। आप ये देखिए हरियाणा में बीजेपी किस हालत में पहुंच गई है कि प्रदेश अध्यक्ष तो चुनाव लड़ा ही नहीं सर। वो तो डर ही गए, चुनाव ही नहीं लड़ा। और मुख्यमंत्री अपना निर्वाचन क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में भाग गए कि यहां सैनी ज्यादा है तो मैं यहां जीत जाऊंगा। इस हालात पे लाके खड़ा कर दिया है उन्होंने अपने हरियाणा में बीजेपी को। तो ये हालात उनके। और जो हरियाणा के 3 जाने माने लाल परिवार, बंसीलाल परिवार, भजनलाल परिवार, देवीलाल परिवार, वो उन सबसे तीनों कर रहे हैं। अब की बार जो ही बंसीलाल की विरासत है वो किरण चौधरी जी ने तोसाम तक सिमटा दी थी, और इस बार वो तोसाम से हार के शायद दिल्ली लौट जाएंगे सर। चौधरी भजनलाल परिवार की विरासत कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर तक सिमटा दी थी। इस बार भव्य बिश्नोई का चुनाव बहुत फंसा हुआ है, हो सकता है ये भी काम बन जाए उनका। चौधरी देवीलाल परिवार से लोग हिकारत की दृष्टि से देखते हैं सर। चौधरी देवीलाल परिवार तो मतलब डिस्क्रेडिट परिवार हो गया है हरियाणा में। तो ये जितने, और मनोहर लाल जी केंद्र में जा चुके हैं, तो लाल विहीन हो चुका है सर हरियाणा, या है तो कहीं छिटपुट है। अब तो नए दौर के नेता आएंगे 2024 में, कुछ नया हरियाणा दिखा दे, कुछ अच्छे लोग चुन के भेज दे तो कुछ बात बने। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र आपका। लेकिन जाने से पहले ये जरूर पूछूंगा कि जो बड़े चेहरे हैं जो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी क्या सूचना है? सारे फंसे हुए हैं सर। आज के दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा किलोई से छोड़ के कोई भी सेफ नहीं बैठा है। हरियाणा के लोग जिताते तो हैं चुनाव, लेकिन वो कहते हैं ना, हम तो सरिया काट देंगे तुम्हारा, हम तो तुम्हारी मरोड़ तोड़ देंगे। एक एक चुटकुला भी है सर हरियाणा में। हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल जी बहुत मरोड़ वाले इंसान थे, बहुत हैकड़ी थी उनमें। तो वो जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो वो एक पेड़ के नीचे खड़े थे, गाड़ी में कुछ दिक्कत आ गई थी। तो वहीं भिवानी के एक बुजुर्ग, उन्होंने देखा, रे तू तो बंसीलाल है ना? बोले हाँ जी बंसीलाल हूं। बोला तेरे अंदर उतनी ही मरोड़ है अब भी? बोला ना जी, अब तो मैं दूसरा बना हूं तो मैंने अपनी मरोड़ थोड़ी हल्की कर ली है। बोला जा मेरे यार, फिर किसा बंसीलाल है, तेरे मरोड़े नहीं तो हरियाणा का मतदाता सर चुनाव तो जिताता है। हरियाणा का चुनाव मतदाता चुनाव तो जिताता है सबको, लेकिन चुनाव में जितने मजे हरियाणा का मतदाता इन नेताओं के लेता है ना सर, कोई नहीं लेता। कोई स्टेट में आप इतना रोमांचक चुनाव नहीं देखोगे जितना हरियाणा में देखते हैं। पूरा तरसा और तड़पा के वोट देते हैं हरियाणा के लोग। तो हरियाणा में जो सिचुएशन है वो धर्मेंद्र कुमारी की भी अगर हम बात माने तो बदलाव होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जब बदलाव होता है तो 3-4% या 5% वोटों का स्विंग एक तरफ पहाड़ खड़ा करता है और दूसरी तरफ
गड्ढा बना देता है। हमने 2014 के जो परिणाम देखे थे, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी तब चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस केवल 15 सीटों पर सिमट गई थी। आईएनएलडी फिर भी मरी गिरी हालत में 19 सीटें जीत गई थी। अभय चौटाला उस समय नेता प्रतिपक्ष बन गए थे और कांग्रेस इतनी हताश निराश थी कि किरण चौधरी को विधायक दल का नेता बना दिया था। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस 10 साल के शासन के बाद 15 सीटों पर आकर के गिरी थी। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ जाकर के ठहरती है? सम्मानजनक स्थिति में हारेगी या वैसी ही कंडीशन उसकी भी होने वाली है? धर्मेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए ओशियन नेटवर्क के लिए। बहुत बहुत मिलते धन्यवाद। रहेंगे सर। नमस्कार।